स्टूडेंट टुडे जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था EOQ मॉडल विदाउट शॉर्टेज एंड प्रोडक्शन इन्वेंटरी मॉडल विदाउट शॉर्टेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट EOQ मॉडल विथ शॉर्टेज, मीन्स इसमें शॉर्टेज अलाउ होगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिगर। सो दिस वन इज द origin and this x-axis represent the time and y-axis represent the inventory level. So suppose initially the inventory level is a Q1. Here we assume that this one is a Q1. So, and suppose after time T1 the inventory level depleted to the zero, and this one is a T1, and after that up to time T2 मीन्स T2 टाइम तक ये कहाँ पे जाएगा, शॉर्टेज में जाएगा। और सपोज दिस क्वांटिटी इज अ Q2, जो शॉर्टेज हो रहा है उसे हम Q2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टोटल टाइम को अगर हम T से रिप्रेजेंट करें, मीन्स 0 से T2 तक के टाइम को, 0 से T1 प्लस T2 तक के टाइम को अगर T से रिप्रेजेंट करें और शॉर्टेज और जो इन्वेंट्री लेवल है दोनों को मिलाकर अगर हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें, सपोज ये Q क्वांटिटी है, ये लेवल आप जो देख पा रहे होंगे ये इसके बराबर है Q2 के, और यहाँ पर इस लेवल के बराबर है, सपोज इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इससे हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है EOQ मॉडल विथ शॉर्टेज का। अब इससे आप कुछ रिजल्ट ड्रा कर सकते हैं इमीडिएट। यहाँ पर हम लोग पहले इसका नोटेशन लिख लेते हैं। Q1 विद इन्वेंट्री लेवल Q1, this one inventory level या ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होगा हमारा। Q2 विद द शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री लेवल, यस यहाँ पे हम लोग लिख दें इन्वेंट्री यहाँ पे Q2 नॉट Q2 विद द इन्वेंट्री लेवल। शॉर्टेज जब कितना मैक्सिमम शॉर्टेज अकर करेगा उसका इन्वेंट्री लेवल है, और Q विद Q1 प्लस Q2 means a total inventory including the shortage. So this one is a Q equal Q1 plus Q2. T1 with a time when inventory level depleted to zero, and T2 with the time period when shortage will occur,
shortage will occur. तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन हो गए कुछ। Q1 जो इन्वेंट्री लेवल है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हमारा कितना होगा, Q2 विद इन्वेंट्री लेवल, ये शार्टेज का जो अब कितना मैक्सिमम शार्टेज के समय में कितना इन्वेंट्री की शार्टेज हो सकती है उसका लेवल क्या होगा, और Q एक अनदर पैरामीटर डिफाइन किया गया है जो मैक्स इन्वेंट्री लेवल प्लस इन्वेंट्री लेवल ऑफ अ शार्टेज का सम Q है T1 विद द टाइम पीरियड in which the inventory level depleted to the zero. T1 में हमारा जो इन्वेंट्री लेवल Q1 से कहाँ पे आ जा रहा है, जीरो पर आ जा रहा है, और T2 विद द टाइम पीरियड व्हेन शॉर्टेज विल अकर, और यही प्रोसेस फिर से रिपीट होता रहेगा। मीन्स जो क्लॉक साइकिल है हमारी, टाइम पीरियड है T है, नेक्स्ट टाइम पीरियड में फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा, सो एज इन यूओक्यू मॉडल में क्या होता है, जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा, यूओक्यू मॉडल में हम ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल, ऑप्टिमम टाइम मीन्स रीऑर्डर टाइम, जैसे टी यहाँ पे क्या है, रीऑर्डर टाइम, कितने समय बाद हमें फिर से रीऑर्डर करना चाहिए, तो रीऑर्डर टाइम भी हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमम रीऑर्डर टाइम फाइंड करते हैं। इसके साथ साथ जो यूजुअल नोटेशंस हैं आपके, अगर आप लोग पहले वाले मॉडल्स आपको याद हैं, तो C0 हम लोगों ने क्या लिखा था, ऑर्डरिंग कास्ट, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं C0 विद ऑर्डरिंग कास्ट, this one is a total ordering cost, and C1 with the holding cost per unit of time, holding cost per unit. Similarly, one another notation here we use, and that notation is a C2 with the shortage cost per unit, So C2 with the what? C2 with the shortage cost. This one is a new notation that we are going to use in this model in comparison of our previous two model, means a production inventory model and simple inventory model without shortage. So जैसा कि पहले भी हम लोगों ने टोटल कास्ट फाइंड की थी, टोटल कास्ट में हम लोगों ने कहा था, यहाँ भी नोटेशन हम लोग लिख लेते हैं TC विद द नोटेशन फॉर द टोटल कास्ट and T be the notation for the total cost per unit of a time, So these are the notations जो कि हम लोग इस मॉडल में यूज कर रहे हैं, Q1 इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, Q2 विद इन्वेंट्री लेवल due to shortage, Q with the Q1 plus Q2, T1 with the time period when inventory level depleted from Q1 to 0, T2 with the time period when shortage will occur, C0 with the total ordering cost, C1 with the holding cost per unit time, not per unit time, C2 with the shortage cost per unit, and TC with the total cost, and T with the total cost per unit of a time. Now we try to mathematically formulate this model. So total cost जैसा हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है, total cost, this one equal total ordering cost plus total holding cost plus total shortage cost. तो पहले हम लोग टोटल ऑर्डरिंग कास्ट और टोटल होल्डिंग कास्ट इंक्लूड करते थे, लेकिन ये जो मॉडल है ये शॉर्टेज का मॉडल है, इसलिए हम लोग इसमें टोटल शॉर्टेज कास्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं।
तो नोटेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो दिस वन इज अ टी सी इक्वल C0 be the total holding cost plus per unit holding cost with the C1 average inventory average inventory average inventory जो कि हम लोगों ने स्टोर कर रखा है एवरेज इन्वेंट्री ऑन स्टोरेज यहां पे लिख देते हैं इसे स्टोरेज प्लस C2 और इन्वेंट्री ड्यूरिंग शॉर्टेज एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग शॉर्टेज एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग शॉर्टेज जब शॉर्टेज अकर कर रहा है उस समय जो इन्वेंट्री लेवल मीन्स Q2 की वैल्यू जो टोटल यहाँ पे जो Q2 आ रहा है इस तरह अगर हम लोग देखें तो एवरेज इन्वेंट्री जब शॉर्टेज अकर नहीं कर रहा है जो हम लोगों ने लिखा है जो कि एवरेज इन्वेंट्री ऑन स्टोरेज जो स्टोर में हमारे इन्वेंट्री है उसका एवरेज और जो शॉर्टेज अकर कर रहा है उसका एवरेज मीन्स हमें क्या फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना है अगर हम लोग इसे O कहें इसे A कह दें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं इसे A कह दें इसे B कह दें इसे हम लोग P कह दें और इसे Q कह दें तो जो आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है ओ ए बी ये ट्रायंगल क्या है एवरेज इन्वेंट्री जो स्टोर में है हमारी एवरेज इन्वेंट्री जो हमारी स्टोर में है इस एरिया को हम कहेंगे और जो शॉर्टेज हो रहा है इस एरिया को हम क्या कहेंगे ये एवरेज इन्वेंट्री है ड्यूरिंग शॉर्टेज तो हमें क्या करना होगा एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए इस ट्रायंगल का टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे ओ ए बी का टोटल एरिया और बी क्यू पी का टोटल एरिया ओके तो जैसा हम लोगों ने पहले भी किया था कि एरिया फाइंड कर रहे थे ट्रायंगल का यहां भी हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल का सो हियर अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी तो टीसी यहाँ पे टीसी इक्वल C0 plus C1 into एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस C2 यहाँ पे इसे ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग C2 इंटू एरिया ऑफ किसका एरिया यहाँ पे फिर से हम लोग देख लेते हैं BPQ का दो ट्रायंगल बने हुए हैं हमारे OAB जितना हमारा एवरेज इन्वेंट्री स्टोरेज में है और BPQ जो इन्वेंट्री हमारी शॉर्ट हो रही है एरिया BPQ हियर वी राइट अ BPQ सो एज वी नो दैट व्हाट इज द एरिया क्या हो जाएगा OAB का C1 इंटू 1/2 OAB का एरिया बेस देखें हमारा क्या है बेस इंटू परपेंडिकुलर तो बेस हमारा OB है और इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं T1 टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर हमारा क्या है OA है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग जो लिख देंगे 1/2 बेस विद T1 इंटू Q1 ये हो गया आपका टोटल होल्डिंग कास्ट इसी तरह शॉर्टेज कास्ट के केस में C2 एरिया ऑफ BPQ अगर हम देखें BPQ का एरिया सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया जो हमारा बेस है वो T2 है और परपेंडिकुलर जो आपका है वो Q2 है तो परपेंडिकुलर आपका हो गया Q2 सो दिस वन इज अ 1/2 T2
इंटू Q2। सो ये आपका हो गया टी सीट, टोटल कास्ट। टोटल कास्ट और टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, पर यूनिट ऑफ अ टाइम निकालने के लिए टोटल टाइम हमारा क्या है, टोटल टाइम टी है। इस क्लॉक साइकिल में जो रीऑर्डर टाइम हमारा है टी है, फिर से टी टाइम के लिए हम कर रहे हैं, तो पर यूनिट ऑफ अ टाइम निकालने के लिए टोटल कास्ट, क्योंकि हमारा जो पीरियड है ये ओ से क्यू तक का है और ओ से क्यू तक का टाइम क्या है हमारा, टी है। तो आपको टी से क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, जिसका नोटेशन आपने टी से लिख रखा है, टी से लिखा हुआ है आपने टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम। यहां पे देखें आप, टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम विद टी, एंड टी इक्वल हो जाएगा आपका, टी इक्वल टी सी अपॉन टाइम टी। तो अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सी जीरो अपॉन टी प्लस सी वन बाई टी इंटू 1/2 T1 Q1 प्लस C2/T इंटू 1/2 T2 Q2। अब आप देखें इसमें जो आपको पैरामीटर्स दिख रहे होंगे T इक्वल, अब हम लोग T इक्वल लिख लेते हैं C0 अपॉन T प्लस C1T C1/T इंटू 1/2 T1 Q1 प्लस C2T इंटू 1/2 T2 Q2। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इसे या तो आप Q के टर्म में लिखें या टाइम T के टर्म में लिखें। तो यहां पर अगर आप टाइम T के टर्म में लिखना चाहते हैं तो T1 और T2 को आपको T के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मीन्स T2 या T1 को T के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और Q1 और Q2 को भी आपको T1 और T2 के टर्म में लिखना होगा। तो ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। और अगर Q के टर्म में करना है तो T को आपको Q के टर्म में लिखना होगा, T1 को भी आपको Q के टर्म में लिखना होगा, T2 को भी आपको Q1 के टर्म में, Q के टर्म में लिखना होगा। Q मीन्स Q1 Q2 और Q के टर्म में। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इस ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज होंगी क्या। यहां पर आप देखें, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो डिमांड रेट है आपका डी, अगर हम लोग मान लेते हैं डिमांड विद द डी, यहाँ पे हम लोगों ने नोटेशन में लिखा नहीं है, इसका भी नोटेशन लिख लेते हैं, डी विद द डिमांड रेट, डी विद द डिमांड रेट, डिमांड रेट, डिमांड रेट। तो आप देखें कि डी इंटू टी वन आपका क्या हो जाएगा, डी इंटू टी वन इक्वल क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ठीक है। और D इंटू टी टू, D इंटू टी टू इक्वल हो जाएगा आपका Q2 हो जाएगा, क्योंकि ये देखें आप T2 टाइम में डिमांड जितनी रहेगी वो कहाँ पे जा रही है, शॉर्टेज में जा रही है। तो ये Q2 जो ये लेवल है आपका, ये लेवल Q2 जो है वो D इंटू T2 हो जाएगा। जितने जिस डिमांड रेट से T2 टाइम तक आप जो है फुलफिल करेंगे, वो कहाँ, वो लेवल हो जाएगा आपका Q2 हो जाएगा। जैसे कि आपकी डिमांड पर डे 10 यूनिट्स की है, तो 3 डेज में कितनी यूनिट्स की डिमांड हो जाएगी, 30 इंटू 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के इक्वल हो जाएगा। ये टी हो गया, ये टी हो गई। अब इसको चाहे आप ऐड करके कर लें, जैसे यहां पे देखें आप, Q इक्वल क्या है आपका, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 एंड T इक्वल T1 प्लस T2। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, इनको कंबाइंड कर दें, आप ऐड कर दें तो आ जाएगा D T1 प्लस T2 इक्वल Q1 प्लस Q2, और T1 प्लस T2 इक्वल क्या है आपका, T है, T1 प्लस T2 इक्वल T है, तो D इंटू T इक्वल Q1 प्लस Q2 इक्वल क्या है, Q है।
इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम करने में हमें मदद मिलेगी। तो तीन रिलेशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं, dt1 इक्वल q1, dt2 इक्वल q2 एंड dt इक्वल q। और इसी से या तो आप t के टर्म में लिखें, t t1 t2 के टर्म में लिखें, या q q1 q2 के टर्म में लिखें। तो पहले दो मॉडल जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने t t1 t2 के टर्म में लिखा है, इसमें हम लोग q q1 q2 के टर्म में पढ़ लेते हैं, जिससे कि दोनों हम लोग आसानी से दोनों तरीके से सॉल्व कर सकें। तो जैसा भी हम लोगों ने देखा कि dt1 इक्वल क्या है आपका, यहां से देखें, यहाँ पे उसी को हम लोग फिर से लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फिर से उस एक्सप्रेशन को, जिससे कि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो हम लोगों को। डी t1 इक्वल q1, और मैंने कहा आपसे अब q के टर्म में हमें लिखना है, तो t1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो t1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, q1 अपॉन d। इसी तरह dt2 इक्वल क्या है आपका, q2 है, तो t2 इक्वल हो जाएगा आपका t2 इक्वल q2 अपॉन d। और लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि dt इक्वल, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया था q, एंड दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल q अपॉन d। अब आप यहाँ पे देखें, अगर t1 t2 और t की वैल्यूज रखेंगे हम, तो तीन वैल्यूज आ जाएंगे, q1 q2 q, तीन पैरामीटर आ जाएंगे। और हमें पता है कि रिलेशन हमारा क्या है, q1 q इक्वल q1 प्लस q2, q1 प्लस q2। तो q1 की वैल्यू या q2 की वैल्यू हम रख देते हैं, तो q2 इक्वल अगर हम लोग लिखते हैं, q2 इक्वल q माइनस q1, q माइनस q1, q माइनस q1 हम लोग लिखते हैं, तो ये दो पैरामीटर्स में केवल कन्वर्ट हो जाएगा, q माइनस q1 मीन्स इसकी जो वैल्यू है q2 की वैल्यू आप लिखते हैं क्या, q माइनस q1 अपॉन d, q माइनस q1 अपॉन d। तब आप देखेंगे t1 q1 के टर्म में हो गया, t2 q और q1 के टर्म में हो गया, t आपका q के टर्म में हो गया, d विद अ कांस्टेंट। तो जो t का फंक्शन आएगा वो दो वेरिएबल फंक्शन आएगा, टू वेरिएबल फंक्शन, और दैट वेरिएबल इज अ मींस डिसीजन वेरिएबल इज अ q1 एंड q। सो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, t की वैल्यूज लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर अगर हम लोग देना चाहें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दें, और सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशन नंबर 1 को। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट पेज में जब आप करेंगे तो t इक्वल, यहां से उस एक्सप्रेशन को फिर से आप लिख लें फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, t इक्वल c0 अपॉन t है, प्लस c1 इंटू c1 अपॉन t है, इंटू 1/2 1/2 here, this one is a 1/2 t1 q1, 1/2 t1 q1 area, this one, plus c2 by t into 1/2 t2 q2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं सभी की, t इक्वल हो जाएगा c0, t की वैल्यू है आपकी q बाई डी, यहाँ पे पहले आप देख लीजिए q बाई डी, तो q बाई डी पुट करेंगे आप तो c0 d बाई q आ जाएगा, t इक्वल q बाई डी पुट कर दिया आपने, प्लस c1, t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, d बाई क्यू आ जाएगा, d बाई क्यू प्लस सॉरी इंटू 1/2 t1 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, t1 की वैल्यू क्या है आपकी q1 बाई डी, q1 बाई डी
Q1 by D into Q1 by D into Q1, Q1 by D into Q1 प्लस इसी तरह आप यहां भी वैल्यू पुट कर दें C2D by Q into 1 by 2 T2 with the Q minus Q1 upon D into Q2, Q2 with the Q minus Q1, Q minus Q1। अब आप देखें इसे सिंप्लीफाई कर लें, D से D यहाँ पे देखें कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर दें आप, यहाँ से D कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर दें, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप देखें ये किसका फंक्शन हो गया, T। अब आपको C0 कांस्टेंट दिख रहा है, चलिए अभी बाद में थोड़ी देर में लिख लेते हैं, C0D अपॉन Q पहला टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 1/2 C1 1/2 C1 Q1 स्क्वायर अपॉन Q, ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म आपका 1/2 C2 Q माइनस Q1 होल स्क्वायर Q माइनस Q1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। तो ये आपके टर्म्स हो गए। अब आप देखें इसमें C0 आपका क्या है, कांस्टेंट है, D क्या है, कांस्टेंट है, C1 क्या है, कांस्टेंट है, C2 क्या है, कांस्टेंट है। तो पैरामीटर्स आपके क्या बचे, Q एंड Q1। तो D इज अ फंक्शन, T इज अ फंक्शन ऑफ अ व्हाट, T इज अ फंक्शन ऑफ अ Q एंड Q1 मीन्स जो टोटल कास्ट फंक्शन पर यूनिट ऑफ अ, ये कितने वेरिएबल फंक्शन हो गया, 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया, Q एंड Q1। तो टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ टाइम को आपको मिनिमाइज करना है, इस कास्ट को आपको मिनिमाइज करना है, इसी कास्ट को, इसी फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, टोटल कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम को आपको मिनिमाइज करना है। तो अगर इसका हम लोग इक्वेशन नंबर देना चाहें 2, 3, 4 के बाद इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। 5 को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए 2 वेरिएबल फंक्शन में मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल इक्वल टू 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल इक्वल टू 0। सो हियर नेसेसरी कंडीशन फॉर द मिनिमा, क्योंकि आपको टीसी को मिनिमाइज करना है, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर मिनिमा आपके क्या हो जाएगी, डेल टी अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 0, डेल टी अपॉन डेल क्यू इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन हो जाएगी डेल टी अपॉन डेल Q1 इक्वल टू 0। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, Q और Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल टी अपॉन डेल Q देखें क्या आएगा, डेल टी अपॉन डेल Q की अगर हम लोग बात करें तो डेल टी अपॉन डेल Q आएगा। फर्स्ट को देखें आप, जब आप Q के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस C0D अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा, माइनस C0D अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा, सेकेंड टर्म को आपको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन दिस वन इज अ 1/2 C1 Q1 स्क्वायर माइनस और इन अ डिनोमिनेटर Q स्क्वायर, सो दिस वन इज अगेन माइनस 1/2 C1 Q1 स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। थर्ड टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे
थर्ड टर्म को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आएगा +1/2 C2 Q square minus Q1 square upon Q square. So this one is a Q square. Here we write अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, so this one is a what? This one is a 1/2 C2 Q square minus Q1 square divided by Q square. और ये किसके इक्वल होगा नेसेसरी कंडीशन में? 0 की इक्वल होगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो Q square बिकम 0 एंड दिस बिकम व्हाट? दिस बिकम, यहाँ पे आप इसे लिख लें तो ये आपका हो जाएगा C2 लाइक दिस वन। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। C0D, दिस वन इज अ C0D प्लस C1 Q1 स्क्वायर। ये दोनों टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, ये दोनों टर्म हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं या राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। और 2 जब आएगा तो ये 2C0D हो जाएगा और ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2C0D C1Q1 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका C2Q स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। अब आप देखें, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो Q स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका 2C0D प्लस C1Q1 स्क्वायर अपॉन C2। और जब Q की वैल्यू निकालेंगे आप तो Q स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल 2C0D प्लस C1Q1 स्क्वायर अपॉन C2 प्लस Q1 स्क्वायर। और Q इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट, टोटल का रूट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2C0D प्लस C1Q1 स्क्वायर अपॉन C2 प्लस Q1 स्क्वायर। और अभी Q1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपकी Q की वैल्यू हो गई जो आपने डेल T अपॉन डेल Q से निकाला। इसी तरह हम लोग डेल T अपॉन डेल Q1 निकाल लेंगे, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या है? डेल T अपॉन डेल Q इक्वल टू 0 एंड डेल T अपॉन डेल Q1 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या निकाल लेंगे? डेल T अपॉन डेल Q1 इक्वल टू 0, डेल T अपॉन डेल Q1, डेल T अपॉन डेल Q1। और अगर आप पीछे देखें, यहाँ पे डेल T अपॉन डेल Q1 के टर्म में आपको इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट टर्म देखें, डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट टर्म देखें 0 हो जाएगा बिकॉज दिस वन इज फ्री फ्रॉम Q1। और सेकेंड टर्म देखें 2 से C1 अपॉन Q इंटू 2Q1, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद या दिस वन इक्वल टू 0 प्लस Q1 अपॉन Q इंटू C1 प्लस या यहाँ पे लिखना चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2Q1 लिख सकते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सेकेंड टर्म में भी देखें क्या है आपका, 1/2 C2 है, Q माइनस Q1 स्क्वायर है, तो जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 2 टाइम Q माइनस Q1 इंटू -1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/2 C2 2 टाइम ऑफ Q माइनस Q1 into -1 divided by Q।
तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं हम लोग, 0 पुट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 देखें, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो Q की वैल्यूज आएगी, Q1 की वैल्यू, Q1 इक्वल आ जाएगा आपका, Q1 इक्वल, यहाँ से देखें Q1 इक्वल है, या और थोड़ा सा एक स्टेप कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। Q1 अपॉन Q, C1 इक्वल C2 Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q। तो ये आप देखें कैंसिल हो जाएगा। C2Q या C1Q1 इक्वल C2Q माइनस C2Q1, और फिर से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप C2Q को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, C1Q1 प्लस C2Q1 इक्वल C2Q। तो Q इक्वल क्या हो गया आपका, Q इक्वल C2 C1 प्लस C2, Q या Q1 इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, Q1 कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 हो गया, इधर आ जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2Q। तो ये आपका अनदर एक्सप्रेशन हो गया, अनदर एक्सप्रेशन हो गया आपका। ये Q1 और Q में रिलेशन यहां से आ गया, और जो अभी डेल TC अपॉन डेल Q आपने किया था, ये रिलेशन दोनों को कंबाइंड कर दें आप, दोनों को कंबाइंड कर दें, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट मीन्स Q1 की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और वहां पे Q1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली Q स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे आप Q1 स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें, आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 है, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दें हम लोग, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दें, और आगे वाले को इक्वेशन नंबर 7 कह दें। तो यहां से देखें, अगर हम लोग Q1 स्क्वायर लिखना चाहें तो Q1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, Q1 स्क्वायर इक्वल C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। इसी की वैल्यू ले जाके हम पुट कर देंगे कहां पर, 6 में पुट कर देंगे, 6 में पुट कर देंगे, 6 में पुट कर देंगे और Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, हमारी Q की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे आप कर भी सकते हैं, इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C2, C1 प्लस C2 अपॉन C2, इसी को हम लोग कह देते हैं Q ऑप्टिमम। तो ये एक रिजल्ट आ गया आपका Q ऑप्टिमम का, Q ऑप्टिमम का रिजल्ट आ गया आपका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ Q ऑप्टिमम, Q ऑप्टिमम। और Q1 और Q में आपको रिलेशन पता है, तो आप Q1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो Q1 और Q में रिलेशन क्या है आपका, Q1 और Q में रिलेशन आपका है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था Q1 और Q में रिलेशन, इक्वेशन नंबर 7 से आप देखें Q1 इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 7, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 7 Q1 इक्वल C। तो यहाँ पे हम लोग इसे करेक्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये दिस वन इज ए Q बेसिकली, और यहाँ पे Q1 लिख लेंगे हम लोग। सो Q1 दिस वन, तो Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें Q यहाँ से, इसे इक्वेशन नंबर अगर हम लोग देना चाहें तो पहले क्या इक्वेशन दिया हम लोगों ने, 7 दिया, इसे 8 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 8, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 8 से Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 इक्वल C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड दिस वन इज अ Q, Q become what, Q become under root
2C0D upon C1. This one is a C1. C1 into C1 plus C2 upon C2. C2 अपॉन C1 प्लस C2 को इनसाइड ले जाएंगे तो C2 का होल स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर. So what is the value of a Q1? Q1 after simplification this become under root whole का under root 2C0D upon C1 into what? Into this become C2 upon, क्योंकि C2 स्क्वायर होगा, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C2 upon C1 plus C2. So this one is a what? This one is a Q1 optimum. So here we write a Q1 as well as Q1 optimum. तो Q1 optimum इसे भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगल में लिख लेते हैं. सो दिस वन इज अनदर फॉर्मूला दैट इज नीड टू रिमेंबर. इसे भी याद रखना होगा हमें. इक्वेशन नंबर 9 कह देते हैं. अब आप देखें Q और Q1 आपके पास आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है T ऑप्टिमम भी आप, क्योंकि T ऑप्टिमम क्या होगा आपका, आपको पता है कि रिलेशन क्या है, dt इक्वल Q. तो T इक्वल क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन D, और T ऑप्टिमम की वैल्यू आपको, दिस इंप्लाइज दैट T ऑप्टिमम इक्वल Q ऑप्टिमम अपॉन D. सो T ऑप्टिमम इक्वल हो जाएगा आपका T ऑप्टिमम इक्वल Q ऑप्टिमम. Q ऑप्टिमम है आपका 1 अपॉन D इंटू Q ऑप्टिमम. Q ऑप्टिमम की वैल्यू है 2C0D अपॉन C1 इंटू, यहाँ पे देखें C अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C2. C1 प्लस C2 अपॉन C2. तो D जब इनसाइड आएगा तो D स्क्वायर हो जाएगा, D स्क्वायर से D कैंसिल हो जाएगा, तो T ऑप्टिमम आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये D इनसाइड आएगा, D स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, D स्क्वायर और न्यूमरेटर का D से D स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2C0 अपॉन C1D इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C2. तो दिस वन इज अनदर फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना होगा कि टोटल T ऑप्टिमम हमारा क्या आ गया, T ऑप्टिमम हमारा क्या आ गया. और इसी तरह T1 ऑप्टिमम आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि DT1 इक्वल क्या होता है, Q1 होता है, Q1 होता है. तो T1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, T1 इक्वल Q1 अपॉन D. और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे देखें Q1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, Q1 ऑप्टिमम की वैल्यू जो Q1 ऑप्टिमम है आपका, Q1 ऑप्टिमम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, Q1 ऑप्टिमम की वैल्यू मिल जाएगी. हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं इक्वल Q1 ऑप्टिमम अपॉन D. दिस वन इक्वल 1 अपॉन D इंटू अंडर रूट 2C0D अपॉन C1 इंटू व्हाट, C2 अपॉन C1 प्लस C2. यहाँ पे देखें दोनों में केवल डिफरेंस इतने का ही है, C2 अपॉन वहां पे C1 प्लस C2 अपॉन C2 है, यहाँ पे C2 अपॉन C1 प्लस C2 है. सो इसकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं. सो वैल्यू आपकी आ जाएगी T1 ऑप्टिमम, नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूं T1 ऑप्टिमम इक्वल, यहाँ पे T1 ऑप्टिमम इक्वल अंडर रूट 2C0 अपॉन C1D इंटू व्हाट, C2 अपॉन C1 प्लस C2.
C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये किसकी वैल्यू, T1 ऑप्टिमम की। और हमारे पास जब T1 ऑप्टिमम है, T ऑप्टिमम है, तो T2 ऑप्टिमम भी हम निकाल सकते हैं। सो और इसी तरह हमारे पास, क्योंकि हमें मालूम है कि रिलेशन क्या होता है, Q इक्वल Q1 प्लस Q2, और Q1 ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, Q ऑप्टिमम इक्वल Q1 ऑप्टिमम प्लस Q2 ऑप्टिमम। इससे आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, Q2 ऑप्टिमम की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी Q1 ऑप्टिमम और Q ऑप्टिमम है। इससे पहले यहां पे देखें आप, आपके पास Q1 ऑप्टिमम है और Q ऑप्टिमम है फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9। तो फ्रॉम 8 एंड 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 ऑप्टिमम, Q2 ऑप्टिमम हो जाएगा आपका Q2 ऑप्टिमम Q2 अप C1 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, Q2 ऑप्टिमम मीन शार्टेज, मैक्सिमम शार्टेज जो आपका आकर करेगा, ये क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी जो मैक्सिमम शार्टेज आकर करेगा। और इसे इक्वेशन नंबर हम देना चाहें तो पहले हम लोगों ने 9 दिया था, इसे इक्वेशन नंबर 10 दे दें आप, ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 12 हो गया। इसी तरह टोटल कास्ट आपको निकालनी है, कास्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ टाइम निकालना है। तो अब आपको क्या करना होगा, इसमें Q की वैल्यू और Q1 ऑप्टिमम की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। Q ऑप्टिमम और Q1 ऑप्टिमम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर TC ऑप्टिमम मिल जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस वन, डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ अ TC ऑप्टिमम। सो फ्रॉम इक्वेशन what 5 and 6, so there is a little bit correction in here. Q2 optimal means optimal shortage quantity. This one is a 2C0D upon C2, and this one is a what? This one is a C1 upon C1 plus C2. C1 upon C1 plus C2. So this one is a small correction. So optimal shortage quantity with the under root 2C0D upon C2 into C1 upon C1 plus C2.